हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हमने एक मेजर पार्ट ऑफ लेबर लॉ खत्म कर लिया है, एक दो टॉपिक्स बचे हैं जिसको हम समरी के थ्रू, क्योंकि ऑलरेडी हमने कोर्ट्स वगैरह में उसको थोड़ा थोड़ा सा देख लिया है, तो समरी के थ्रू हम बाकी के जो लेजिस्लेशंस हैं, जो दो चार बचे हुए हैं, उसको भी हम विद टाइम खत्म कर लेंगे। अब बात है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि पूरा कोर्स खत्म कराऊंगी, तो फिर मैम लेबर लॉ में जब इतना टाइम लग गया तो बाकी के सब्जेक्ट्स कब होंगे। तो बेटा बाकी के सब्जेक्ट्स भी अभी ही होंगे, बिकॉज हमारे पास लगभग लगभग 70 डेज है, मोटा मोटी मान के चलिए 70 डेज, 68 समथिंग। तो 70 डेज में हम जो मेजर टॉपिक्स है, मैंने पहले ही बता दिया है, जो लोग ने भी पूछा उनको बताया है कि जो इंग्लिश का पोर्शन है या अरिथमेटिक या रीजनिंग, उसको मैं कवर नहीं करा पाऊंगी बेटा, बट पीवाईक्यूज लेकर आऊंगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बट क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो टाइम टेकिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, अदर सोर्सेज से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी जितने भी थ्योरी रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, ठीक है, आपके लेबर लॉज हो, अकाउंट्स हो, इंश्योरेंस हो, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हम कोशिश करेंगे कि पूरा कवर कराएं। ठीक है, तो ये जो सेशन है ये बेसिकली एक ग्लिम्स है ये बताने के लिए कि जो हम अगला सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं वो है पॉलिटी। तो पॉलिटी का एक मैराथन लॉन्ग सेशन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी से आपको 7-8 क्वेश्चन मोटा मोटी आप पकड़ के चलिए, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है बेटा, क्योंकि जब आप देखोगे कि जो स्टैंडर्ड बुक है पॉलिटी की, दिस इज दिस मच, इतनी है। जब पढ़ने जाओगे और अगर आप बिगिनर हो और फिर पढ़ने जाओगे तो पता चला कि एग्जाम तक आपने एक सब्जेक्ट कवर किया और 9 नंबर आपके आएंगे। ठीक है, तो हम इसको एक समराइज्ड फॉर्म में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो लेट है, मुझे भी पता है, बिकॉज आपको पता है कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं ना, और बहुत सारे लोग फास्ट में रहते हैं, मैं भी हूँ। तो होता है कभी, मतलब जब आप पूजा पाठ में थोड़ा बिजी रहते हो तो बोलने का मन नहीं करता, लॉन्ग आवर्स आप बोल नहीं पाते हो, है ना, तो ऐसा ऐसा कुछ थोड़ा सा होता है, बट कोई नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जब जब मुझे ऐसा फ्री टाइम मिले या जब जब आई फील एनर्जेटिक, तो मैं आपके लिए सेशंस लेकर जरूर आऊं। तो ये सेशन बेसिकली हम डील करेंगे उन टॉपिक्स को लेकर के जो कि हम पॉलिटी में कवर करने वाले हैं, और कितना एक्सटेंसिवली कवर करेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हमारा ये जो प्लान अप है, पूरा जो प्लान है कि कैसे हम इसको कवर करेंगे, 10 आवर्स का हमने सोच रखा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 10 घंटे का जो है पूरा हमने सोच रखा है कि 10 घंटे में आपका पॉलिटी खत्म कर देंगे। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये उठती है कि क्या 10 घंटे लगातार आना चाहिए, या फिर 10 घंटे को 4 टुकड़ों में, 2.5 घंटे के, या 5 टुकड़ों में 2-2 घंटे के बांट देना चाहिए। तो ये जो ओपिनियन है ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि कैसे आना चाहिए। मैं एक पोल डाल दूंगी, ठीक है, उसमें आप अपने जो आइडियाज हैं वो हमें बता सकते हैं कि एक साथ आना चाहिए या फिर अलग अलग सा आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये 10 आवर का पूरा रहेगा, जिसमें हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी मेजर आर्टिकल्स हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपको भी पता है कि अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो हैव अ लॉ बैकग्राउंड, तो कॉन्स्टिट्यूशन को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से मैं आप तक कन्वे कर सकती हूँ। बाकी तो आप ही जज कर सकते हैं। तो चलिए आज हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पॉलिटी का जो सिलेबस है बेटा, ये पॉलिटी का सिलेबस हमको कितना पढ़ना है, ठीक है, या फिर कितना हमको इस पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उससे ज्यादा वेटेज उसको मत दीजिए, अदरवाइज क्या होगा कि आप एक सब्जेक्ट में मास्टर तो कर लेंगे, लेकिन जब बात होगी एग्जाम क्रैक करने की तो वहां पे स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगती है बेटा, वहां पे ये नहीं लगता कि आप एक सब्जेक्ट को कितने अच्छे से जानते हैं। ठीक है, लेबर लॉ बहुत डिटेल में हमने किया, क्योंकि लेबर लॉ बहुत सारे बच्चों के लिए नया था, वो ये पहली बार पढ़ा है ना, जो लोग यूपीएससी सीएससी के बच्चे हैं या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे, लेबर लॉ नहीं पढ़ा होगा, तो इसीलिए उसको कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल बाय डिटेल एकदम बिल्कुल आसान तरीके से कवर कराना जरूरी था, क्योंकि वो एक मेजर चंक 22, 23, 24 क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो उतना कवर करता है। लेकिन पॉलिटी में आप मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। और 7 से 8 क्वेश्चन में भी आप मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन तो आपके करंट रिलेटेड होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो मान के चलिए, 1 या 2 क्वेश्चन तो आपके करंट रिलेटेड होंगे, यानी कि एक ओवरऑल फिर भी आप ले चलिए तो 7 क्वेश्चन आपके थ्योरी रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन के लिए एक समरी 10-12 आवर्स का काफी है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक्स में आपको बता देती हूँ कि क्या क्या हम टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा बेटा वो होगा इंट्रोडक्शन।
यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। अब कुछ चीजें ऐसी होती है ना बेटा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं होती है, पर आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होती है। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे आप में से होंगे जिन्होंने पहले ही पॉलिटी पढ़ा है, ठीक है, पर एक बार आप पढ़ के देखिएगा दोबारा कि चीजें आपको याद है कि नहीं, आप रिकैप्चुलेट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, हालांकि इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन मुश्किल है, ठीक है। हो सकता है थोड़ी बहुत थ्योरीज जैसे कि जो सेक्युलर कॉन्सेप्ट है, सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट है, सोवरेन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, प्रियम्बल है, तो इन सब से क्वेश्चन आ सकता है। बट इंट्रोडक्शन क्या है कि बेसिक है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया आया, ठीक है, यूनिटरी है कि फेडरल है कि मिक्स है, कौन कौन से फीचर्स उसके यूनिटरी हैं, और ये इंपॉर्टेंट है जो यूनिटरी फीचर्स, फेडरल फीचर्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीएससी में भी आते हैं, तो फिर यहाँ पे तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो पहला हो गया आपका इंट्रोडक्शन। दूसरा है आपका एक्ट्स। अब एक्ट्स कौन कौन से, तो इसके लेजिस्लेशन के बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन जो जो एक्ट्स पास हुए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, ठीक है, या फिर आपका रेगुलेटिंग एक्ट हो 1773 से लेकर के पूरा, उसके बाद या फिर आपका विक्टोरिया, जो क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन हो, ठीक है, तो ये जितने भी हैं, फिर आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसको एक मेजर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, तो ये जितने भी चीजें हैं ये हम एक्ट्स जो है बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन के वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये पॉलिटी के लिए भी रेलिवेंट है, और आपने अगर सिलेबस को अच्छे से देखा होगा तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी है बेटा, तो कहीं ना कहीं वो पोर्शन आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाला भी है, वो कवर होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आप मतलब ऐसा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये पॉलिटी का है कि मॉडर्न हिस्ट्री का, दोनों में ही आता है ये, ठीक है। तो ये एक्ट्स पढ़ेंगे जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा। जो तीसरा टॉपिक होगा दैट विल बी द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है ये मुझे लगता है कि आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वही मंदिर था, वही एक पायस प्लेस था जहां से हमारा इतना लंबा चौड़ा, इतना डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और मोस्ट डिटेल्ड फाइन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो वहां से इमर्ज होकर आया है। तो बहुत सारा डेलिबरेशन, बहुत सारे डिस्कशंस ऐसे हुए उसके बाद इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और उसके बाद ये जो हमारा रूल ऑफ द लैंड है, लॉ ऑफ द लैंड है, ये यहाँ से इमर्ज होकर के आया है, ठीक है। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये हमारा होगा थर्ड टॉपिक, ठीक है। चलिए आते हैं फोर्थ टॉपिक पे। फोर्थ टॉपिक है हमारा प्रियम्बल, और प्रियम्बल का जो एक फेवरेट क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी का हमेशा रहता है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, एग्जाम हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो आपका ईपीएफओ हो, चाहे वो सीएससी हो, वो ये होता है कि वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, और इससे रिलेटेड क्या क्या केस लॉज हैं, ठीक है। चाहे आप बेरीबरी का केस लॉ उठाइए, चाहे केशवानंदन भारती का केस उठाइए, जो कि जुडिशियल रिव्यू के मैटर में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। तो जब आप ये सारे केस लॉस को मतलब अगर बहुत पहले पढ़ा है तो इसको हम डिटेल में थोड़ा सा कवर करेंगे, क्योंकि जो इनिशियल पार्ट्स है ना वो इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनता है। तो प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे कि प्रियम्बल क्या है, कौन कौन से वर्ड इंक्लूडेड हैं, 42nd अमेंडमेंट से कौन कौन से वर्ड यहाँ से पे इनकॉर्पोरेट हुए हैं, अमेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या ऐड हो सकता है, क्या सब्सट्रैक्ट हो सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। फिर आते हैं टॉपिक 5 पे। टॉपिक 5 में हम पढ़ेंगे 12 शेड्यूल्स, ठीक है। अब ये जो बेयर एक्ट वगैरह है उसका मतलब डायरेक्ट पार्ट नहीं है, या फिर आप कोई बुक पढ़ते हो ना जब, तो बुक में डायरेक्टली वहां पे नहीं लिखा होता है, पीछे में कहीं पे दिया होता है 12 शेड्यूल, पर 12 शेड्यूल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, शेड्यूल से रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। और अब वो जमाना गया जब आपने सिर्फ ये याद कर रखा है कि हाँ शेड्यूल 5 है, उसमें ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, शेड्यूल 6 है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका शेड्यूल 9 है। तो जो बेसिक आप जानते हैं ना कि राज्यसभा के इमोल्यूमेंट्स इस शेड्यूल में है, इस शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है, उससे रिलेटेड डिटेल्स भी आप पूछते हैं। जब आप अगर सीएससी का पेपर उठाकर देखोगे या और भी एग्जाम्स के सीडीएस का पेपर उठा के देखोगे तो देखोगे कि शेड्यूल सिर्फ शेड्यूल तक सीमित नहीं रहे, उसके डिटेल्स की, अब जैसे कि अलाउंसेस एंड इमोल्यूमेंट्स है तो उसमें किस किस के अलाउंसेस और इमोल्यूमेंट्स शामिल हैं, तो ये सारी चीजें जो है हमारे शेड्यूल्स में डिफाइंड है प्रॉपरली, तो इसको हम बहुत प्रॉपरली कवर करेंगे, ठीक है। जो लेक्चर्स होंगे बेटा, वो जो सेशंस होंगे वो एकदम पावर पैक्ड होंगे, तो बिल्कुल एकदम एनर्जी से खा पी के बैठना है ना। भले मैं नहीं खाऊंगी बिकॉज आई एम ऑन फास्ट फॉर 9 days, बट आप बिल्कुल खा पी करके बैठना। क्यों? क्योंकि हो सकता है ऐसा बीच में लगे कि अरे यार इतना सारा कंटेंट, हम तो बोर हो रहे हैं, पर ध्यान रखना बेटा कि जब आप 10 घंटे में इतना बड़ा जो बुक है जिसको लिखने में ही 2 साल लग गए, उसको जब जिस्ट पढ़ने बैठोगे ना, तो जाहिर सी बात है समय तो मतलब या तो समय ही लगा लो, या तो फिर क्या है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 12 शेड्यूल्स, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
कहां कहां से इसको लिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे हमारे फीचर्स हैं जो कि ब्रिटेन से लिए गए हैं, है ना। जैसे कि हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, जिसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, तो ये सारा कुछ हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। उसका फिर डीपीएसपी है, तो वो हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो हमारे साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं, यूएसए से लिया गया है, ठीक है, तो सोवियत यूनियन से लिया गया है। तो ऐसे बहुत बहुत सारे, मतलब क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, उस पर एक इल्जाम भी ये लगता है कि ये रैंसैक्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। जब आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो उसमें पहला जो ड्रॉबैक लिखा होगा वो लिखा होगा रैंसैक्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो रैंसैक्ड मतलब क्या हो गया, रैंसैक्ड मतलब हर जगह से थोड़ी थोड़ी सी चीज ली हुई है, थोड़ी थोड़ी सी अच्छी अच्छी चीज ली गई है। तो इसी में हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हैं, उन्होंने कहा कि ये मतलब बहुत सारों का ऐसा इल्जाम था कि कॉपीड है, कॉपीड है। तो उन्होंने कहा कॉपीड नहीं है, बल्कि अच्छी चीजों को हमने दूसरे कंट्रीज से सीखा है, कि क्योंकि हम खुद गलती ना करके हम दूसरों की गलतियों से सीख करके उनकी जो अच्छी चीजें हैं उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया है। और यही बात मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि खुद गलती करके मत सीखो बेटा, खुद एग्जाम ना क्वालिफाई करके मत सीखो, दूसरों की गलतियों से सीखो और उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करो, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारा 6th टॉपिक। 7th टॉपिक हमारा है वो है सेलिएंट फीचर्स। क्या क्या से सेलिएंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कौन कौन से यूनिटरी हैं, कौन कौन से फेडरल हैं, ये सारा चीज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा फिर क्या है हमारा है टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, कौन सी चीज कब आई, ठीक है। तो ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंस जरूरी है, क्योंकि जब आप एक सिविल सर्विस या फिर जब आप यूपीएससी, जब गवर्निंग बॉडी ही आपका यूपीएससी है और यूपीएससी कोई भी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, तो आप किसी आसान लेवल ऑफ क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेशन मत ही रखिएगा। और वो भी तब जब दोनों एग्जाम के लिए एक ही पेपर आने वाला है, चाहे आप एओईओ को ले लो, चाहे एपीएफसी को ले लो। पहले ऐसा क्या था कि डिफिकल्टी लेवल डिवाइडेड था, है ना, दो पेपर होते थे, तो डिफिकल्टी लेवल कहीं ना कहीं डिवाइडेड था। अब आप कुछ भी छोड़कर नहीं जा सकते हो, क्योंकि देखो बेटा, प्रीवियस ईयर, आई टोटली अग्री कि प्रीवियस ईयर जो है वो हमारा कहीं ना कहीं कैंडल होता है जिसको पकड़कर हम आगे उस एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ऐसे एग्जाम में जिसकी वैकेंसी 2-3-4 साल बाद आती है, उसमें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस चीज को कि जो पिछले बार आया होगा वही इस बार आएगा, ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अगर कहीं चूक गए तो जाहिर सी बात है कि 2 साल 3 साल के लिए और आप पीछे हो गए। तो इसीलिए क्या है कि कुछ भी छोड़ना बेवकूफी होगी बिल्कुल भी। इसीलिए हम मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो एक टैबुलर फॉर्म में, क्रिस्प फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में इसको कवर करेंगे, ठीक है। ये वो सेशन नहीं होने वाला है कि शुरू का पार्ट तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा और अंत में क्या हुआ कि फटाफट से जल्दी जल्दी निपटाया और पता चला क्वेश्चन अंत से ही आ गया। तो ऐसा कुछ हम बिल्कुल करने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा मुझे आपको कहीं और ले जाकर के रजिस्टर नहीं कराना है ना। मुझे आपको ये नहीं कहना है कि ये डेमो देख लो और उसके बाद फिर कहीं मेरे पास आ जाना और उसके बाद फिर इतना इतना ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन लगेगा, ऐसा आपको पे करना होगा और उसके बदले में फिर आपको बाकी का डिटेल सेशन मिलेगा। बिल्कुल नहीं, ये हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो इनिशिएटिव है वो सिर्फ इसीलिए है कि जो क्वालिटी कंटेंट है, बल्क कंटेंट नहीं, मैं बल्क कंटेंट की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूं, पर जो क्वालिटी कंटेंट है वो आप तक पहुंचे। और वो आप तक कब पहुंचेगा? जब आप भी उतना ही साथ देंगे, उतना ही सपोर्ट करेंगे जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया 8 टॉपिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं 9th टॉपिक। 9th टॉपिक हमारा हो गया बेटा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। अब ये टॉपिक अभी के लिए क्यों जरूरी है ऐसा? क्योंकि देखो बेटा, पहले तो कि अमेंडमेंट्स वगैरह प्रॉपर्ली होते रहते हैं, स्टेट जुड़ते रहते हैं, बाउंड्रीज ऑल्टर होती रहती है, और जो टर्मोइल चल रहा है ना हमारे नेबरिंग स्टेट्स में, जो टर्मोइल चल रहा है, तो वहां पे ये सवाल उठता है कि क्या इंडिया जो है वो एक्वायर कर सकता है? क्या इंडिया अगर हेल्प करे तो वो एक्वायर कर सकता है? क्या उनके सिटीजन्स इंडिया के सिटीजन्स कहलाएंगे? प्लस आप देख लो कितना माइग्रेशन हो रहा है ना। माइग्रेशन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, कितना सारा माइग्रेशन हो रहा है, बहुत सारे लोग, इसीलिए शायद नेशनल जो रजिस्टर फॉर सिटीजन्स है एनआरसी, उसको लेकर के भी, मतलब ये एक कंटिन्यूअस न्यूज में ये चीज चल रही है। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है वो पढ़ना जरूरी है, जो कि आपका सेक्शन 1 to 4 में कवर होता है, ठीक है। ये सब स्पेक्यूलेटेड टॉपिक्स है बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूज में है, और जो चीज न्यूज में है और यूपीएससी, वो यूपीएससी का फेवरेट सेक्शन बन जाता है। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है। चलिए अगला टॉपिक आता है। अगला टॉपिक हमारा आता है सिटीजनशिप। वही एनआरसी से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है कि सिटीजनशिप इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि आपका आर्टिकल आता है 5 to 11 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं 11th पार्ट। 11th पार्ट इज फंडामेंटल राइट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
इसके लिए मैं जितना इंपॉर्टेंट कह दूं उतना कम है। फंडामेंटल राइट अगर मैं पढ़ाने जाऊं तो शायद 2-4 दिन लगातार भी बोलूं तो भी कम पड़ जाए, इतना डिटेल्ड है बेटा, इतने सारे केस लॉज हैं, लेकिन आपको उतना नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करने के पर्पज से पढ़ना है। आप कोई मतलब जुडिशरी में या आप केस वगैरह लड़ने या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ फाइल करने नहीं जा रहे हो कि आपको डिटेल चाहिए। अदरवाइज जब हम लोग पढ़ा करते थे ना, जब अपने लॉ स्कूल में पढ़ा करते थे, तो जो एलाबोरेटेड वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो जब देखते थे तो इतनी मोटी मोटी किताबें थी और वो 16 मतलब 16 वॉल्यूम्स में थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक इतनी मोटी किताब जो है वो सिर्फ 3 आर्टिकल कवर कर रही थी, मतलब जो गोल्डन ट्राइंगल जिसको कहते हैं 14, 19, 21, तो उसको पूरा कवर करने के लिए इतनी मोटी किताब की जरूरत पड़ गई है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना डिटेल्ड है ये, और क्या ब्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन की ब्यूटी है फंडामेंटल राइट्स। तो इसको हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में नहीं, पर जितना मैंने सीखा उतना कुछ पढ़ करके उसको शॉर्ट क्रिस्प में आपको बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डीपीएसपी। डीपीएसपी इस एग्जाम के लिए जरूरी है बेटा, क्योंकि जो भी लेबर रिलेटेड जो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, जो गांधीयन डीपीएसपीज हैं, ठीक है। डीपीएसपी आपके 2-3 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक है, एक गांधीयन है और एक मॉडर्न है, ठीक है। तो जो गांधीयन डीपीएसपीज हैं जो कि बेसिकली वेलफेयर के बारे में बात करता है, और भी चीजें हैं जो लेबर वेलफेयर के बारे में सोशियो इकोनॉमिक में जो इंक्लूडेड है, वो पढ़ना जरूरी है। तो डीपीएसपी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो डीपीएसपी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक है वो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो छोटा सा है, पर याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो यहां तक है आपका इंपॉर्टेंट, जो कि आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हम कवर करेंगे। उसके बाद जो बाकी के टॉपिक्स हैं बेटा, वहां पे आपको कहीं ना कहीं एक फैक्चुअल डेटा भी साथ में याद रखने की जरूरत है। तो अगला हमारा टॉपिक आ जाता है यूनियन, यूनियन एग्जीक्यूटिव, द यूनियन एग्जीक्यूटिव, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। उसके बाद जो टॉपिक 15 है दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें प्रेसिडेंट के क्या पावर्स हैं, क्या उनके शपथ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कितने साल के लिए रहते हैं, क्या उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, रेजिग्नेशन का क्या प्रोसेस है, इंपीचमेंट का क्या प्रोसेस है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा सेक्शन 52 से लेके 62 तक है, ठीक है। सॉरी आर्टिकल, आई एम सो सॉरी, आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक। इतने सारे हमने लेबर लॉ पढ़ लिया ना कि मुझे सेक्शन की आदत हो गई है, बट आर्टिकल्स होते हैं बेटा, ठीक है। अब कहेंगे कि हम अगला जो टॉपिक है वो है हमारा वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है। वाइस प्रेसिडेंट के बाद जो अगला टॉपिक है दैट विल बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इसमें कुछ थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस हैं कि वेदर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और नॉट, और ऐसे क्वेश्चंस सीएससी में पहले भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे अटॉर्नी जनरल साहब, तो अटॉर्नी जनरल। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है दैट विल बी योर पार्लियामेंट, तो ये हमारा हो जाएगा पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है लेजिस्लेचर, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है हमारा, ठीक, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हमने पढ़ा दैट इज लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी, लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं जो कि हमारा लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 20, उसमें हम पढ़ेंगे इंडियन जुडिशियरी, ठीक है, इंडियन जुडिशियरी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद इंडियन जुडिशरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो फ्रैगमेंट है या जो सेक्शन है, वो है हमारे कोर्ट्स, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। तो इंडियन जुडिशरी में हम सुप्रीम कोर्ट कवर कर लेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में उसके क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या उनका कोलेजियम सिस्टम है, ठीक है। उसमें फिर 2-3 केस थे, फर्स्ट जजेस केस था, सेकंड जजेस केस था, थर्ड था, ठीक है। तो क्या उनका जो प्रोसेस है, जजेस के अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस है, कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, ये सारा कुछ जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 22 हमारा है वो है कैग। कैग इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सेक्शन 148 से 151 में आता है। अब कहीं कहीं पे सेक्शन में स्पेसिफाई कर रही हूँ बेटा, क्योंकि इसके रिलेटेड डायरेक्ट सेक्शंस पूछ लेता है। तो एग्जैक्ट रटो ना रटो वो एक आपकी डिस्क्रिप्शन है, पर कहीं ना कहीं आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट में कहाँ पे भी ये वाला जो सेक्शन है ये यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। पर अब क्या है कि क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, क्वेश्चन लेवल्स अच्छे खासे पूछने लगे हैं, तो कुछ सेक्शंस है जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, और वो मैं ड्यूरिंग द सेशन आपको बताती जाऊंगी। अगला आता है 23 आपका हो गया स्टेट एग्जीक्यूटिव। जैसे कि हमने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पढ़ा, पार्लियामेंट, ठीक है, उसी तरह से हमारा जो है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, और उसमें फिर गवर्नर साहब भी इंक्लूडेड है। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली।
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक है बेटा है वो है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टेट और सेंटर में दूसरी गवर्नमेंट रहती है, दूसरी पार्टी रहती है रूलिंग, और स्टेट में दूसरी पार्टी रहती है, तो वहां पे क्या है कि ये चीज और ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस है वो इंपॉर्टेंट है। और देन अगेन पंचायती राज। अब ये हमको उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है बेटा जितना सीएससी में जरूरी है, ठीक है। मैं टॉपिक्स कवर करा रही हूं, पर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो ज्यादा फोकस करना है वो फंडामेंटल ड्यूटीज तक करना है ना, क्योंकि वहां पे लेबर लॉ कॉन्सेंट्रेटेड, लेबर लॉ सेंट्रिक जो चीजें हैं वो ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि ये सब छोड़ देना है, ये भी पढ़ना है, ठीक है। पर बहुत ज्यादा ऐसा डिटेल्ड एनालिसिस, एलाबोरेटिव कोर अंडरस्टैंडिंग उसकी जरूरत फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो और पीवाईक्यू से तो आपको पता लग ही जाएगा कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। स्टिल हम कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पीवाईक्यू कहीं ना कहीं आपका गाइडिंग लैंप हो सकता है, पर इंटायरली आप उस लैंप पे रिलाई नहीं कर सकते हो। आप नए जमाने में आ गए हो, अब हैलोजन और बड़े बड़े एलईडीज एलसीडीज का जमाना है, ठीक है। तो पंचायती राज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन, उसका कॉम्पोजिशन, उसके टेनर, उसके फंक्शन, जो कि हमारा आर्टिकल 324 से लेके 329 के बीच में कवर होता है। उसके बाद अगला इमरजेंसी प्रोविजंस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। हमारा 352 से लेके 360 है ना, जिसमें कि हमारा नेशनल इमरजेंसी हो गया, प्रेसिडेंट रूल हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आज तक लगी नहीं, पर पढ़ना जरूरी है कि होता क्या है आखिर ये। तो ये है हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा अमेंडमेंट्स एट अ ग्लांस, जो मेजर अमेंडमेंट्स है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम रिसेंट अमेंडमेंट पढ़े रहते हैं कि 104th जो अमेंडमेंट्स है वो हम पढ़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है जो लैंडमार्क अमेंडमेंट्स है, जैसे कि 91st 92nd अमेंडमेंट है, ठीक है, 93rd अमेंडमेंट है आपका, तो वो सारे जो अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट हो गया, तो ये सारे अमेंडमेंट जो है जो कि थोड़ा लैंडमार्क थे और उससे कहीं ना कहीं एक प्रेसिडेंट सामने आया है, 42nd अमेंडमेंट है, 44th अमेंडमेंट है, तो ये सारे जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं उसको हम यहाँ पे एट अ ग्लांस पढ़ेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल टॉपिक है बेटा, देख लीजिए आप, ठीक है। नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, यही आपका सिलेबस है पूरा मान के चलिए, जिसको हम 10 घंटे, थोड़ा बहुत आगे पीछे 11 घंटे लगभग हो सकता है। अब ये लगातार चाहिए आपको, आप लगातार बैठ सकते हैं, अगर आप बैठ सकते हैं तो मैं भी बैठ सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप बताइएगा कि 10 घंटे लगातार आप पढ़ सकते हैं या फिर मुझे 2 घंटे या 3 घंटे के फ्रैगमेंट्स में इसको लाना चाहिए, तो इसको आप मुझे बताइएगा। और वेरी सून, मतलब विद इन 2-3 डेज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी है बेटा इसके सिलेबस से, इसके टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें फीडबैक सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा अभी डिले हुआ लेक्चर्स, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि आई एम ऑन अ फास्ट, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा इंसान अपने मतलब थोड़ा सा बिजी भी रहता है ना, बट जो प्रॉमिस किया है उसको बिल्कुल पूरा करेंगे। और ये मुझे लगता है कि विद इन अ वीक आपका ये मैराथन जो अगर पार्ट में भी लेकर आते हैं, एक दिन में लेकर आते हैं तो फिर एक ही दिन में खत्म है वो, लेकिन अगर पार्ट में भी लेकर आते हैं तो भी एक हफ्ते में लगभग ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट्स कवर होते जाएंगे। मीनवाइल जो अरिथमेटिक सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन है, क्योंकि देखो ऐसा कोई प्रॉमिस मैं नहीं करूंगी जो मैं पूरा ना कर सकूं, तो जो अरिथमेटिक सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन है, ठीक है, जो प्रैक्टिस वाले सेक्शंस हैं जिसमें आपको पेन पेपर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसका मतलब उसको मैं कवर नहीं करा पाऊंगी बेटा ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो थ्योरी पार्ट है उसको मैं कवर कराऊंगी, तो वो आप पढ़ते रहिए, ताकि मंथ बाई मंथ जो हमारा 100 डे स्ट्रेटेजी था ना, जिन्होंने देखा है, नहीं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा है जाकर देख लो, क्योंकि अब 100 डेज तो नहीं बचे हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि 60 डे स्ट्रैटेजी भी बहुत जल्दी लेकर आऊं। तो जो भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि भाई ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा वीक है या हमको इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप हमसे फीडबैक सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी जान पहचान तो हमारी हो ही गई है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।